Good morning, students. Myself Parveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? प्रकृति में वायुमंडल की संरचना अत्यंत श्रेष्ठ ढंग से हुई है। यह स्थिर न रहकर सदा गतिशील रहता है, अर्थात जो हमारा वायुमंडल है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वायुमंडल की यह गत्यात्मकता इसके निचले स्तरों में बहुत ज़्यादा जटिल है। यानी कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, उसमें जो हमारे वायुमंडल की जो गतिशीलता है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है। वायुमंडलीय विशेषताएं केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलती, अपितु ये समय के साथ साथ भी बदल जाती। अर्थात जो वायुमंडल की जो दशाएं हैं वो हम स्थान के आधार पर नहीं बदलती हैं, वो समय के साथ साथ भी बदलती हैं। कुछ समय के लिए वो दशाएं कैसी होती हैं, फिर वो चेंज हो जाती हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास इस बात का गवाह है कि अतीत में हर युग की अपनी विशिष्ट जलवायु दशाएं रही हैं। अर्थात यदि हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उसमें जो हमारी जलवायु थी वो कभी भी एक जैसी नहीं थी। समय के साथ साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते रहे हैं, यानी कि वो समय के साथ साथ चेंज होती रही है। स्पष्ट है कि यहाँ जलवायु परिवर्तनों से आशय 30-35 वर्षों में या हजारों वर्षों में मिलने वाली जलवायुवी अभिनेताओं के अध्ययन से नहीं, वरन इसमें लाखों वर्षों से चले आ रहे समय मापकों में होने वाली जलवायु की विभिन्नताओं का अध्ययन शामिल किया जाता है। अर्थात हम जलवायु का जो अध्ययन करते हैं वो केवल 30-35 सालों में नहीं करते, अपितु कई हजार वर्षों के आधार पर भी किया जाता है। जो विश्व में जलवायु परिवर्तनों की पड़ताल की जाती है वो हम 3 खंडों में करते हैं। भूवैज्ञानिक अतिकाल, दूसरा है ऐतिहासिक काल और तीसरा है अभिनव पूर्व काल। भूवैज्ञानिक अतीत काल एक अनुमान है कि आज से 425 करोड़ साल पूर्व वायुमंडल का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। लगभग 250 करोड़ साल पहले यह तापमान घटकर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। भूगर्भिक अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि तापमान घटने का यह सिलसिला जारी रहा और 250 करोड़ से 180 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान हिमयुग आया। अर्थात जो हमारा तापमान था वो उसके घटने की दर लगातार चलती रही और वो लगातार घटता ही रहा। हिमयुग के आने के संकेत हमें उस समय की हिमनदियों से बनी शीतलाकृतियों से मिला है। अर्थात जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो उस समय की हिमनदियों ने जो शीतलाकृतियाँ बनाई हैं उनसे हमें मिले हैं। इसके बाद आने वाले 95 करोड़ वर्षों तक जलवायु उष्ण रही और हिमनदियाँ लुप्त हो गई। वैज्ञानिक अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि कैम्ब्रियन युग में भूपटल के अधिकांश भागों पर हिम की चादरें बिछी हुई थी। ऑर्डोवेशियन कल्प और सिल्यूरियन कल्प में जलवायु गर्म रही। यह जलवायु हमारी वर्तमान जलवायु से ज़्यादा गर्म थी। अब पहले की कंपैरिजन में जो जलवायु थी वो क्या हो गई थी? गर्म, उसमें चेंज आ चुका था। इसी प्रकार जुरासिक कल्प में पृथ्वी की जलवायु वर्तमान समय की जलवायु की तुलना में अधिक गर्म थी। अब जो हमारी जलवायु थी वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गई थी। इयोसीन युग शीतोष्ण वनस्पति ध्रुवीय भागों के अधिक निकट थी। इसी प्रकार 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर प्रवालों के अवशेष प्रदर्शित करते हैं कि इयोसीन काल में इन अक्षांशीय क्षेत्रों के महासागरीय जल का तापमान वर्तमान तापमान से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक था।
यानी कि उस समय जो समुद्रों का, जो महासागर के जल का जो तापमान था, वो आज के आधुनिक जो समय में जो महासागरों का तापमान है उससे 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा था। अत्यंत नूतन युग में हिमनदियों का विस्तार हुआ। वर्तमान युग की हिम टोपियाँ इस समय के हिम के ही अवशेष हैं। यानी कि जो वर्तमान में जो हमें हिम की जो चादरें मिलती हैं, यानी कि हिम की जो टोपियाँ हैं, वो उस समय की हिम नदियों के ही अवशेष हैं। विगत 20 लाख वर्षों में कई ठंडी और गर्म जलवायु आई और चली गई। यानी कि जलवायु में कभी ठंडी जलवायु आती रही और कभी गर्म। उत्तरी गोलार्ध में अंतिम हिमनद का अंतिम दूर आज से 18,000 वर्ष पहले अपनी चरम सीमा पर था। उस समय समुद्र तल आज की तुलना में 85 मीटर नीचे था। आज के युग में जो समुद्र का तल है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी हिमनदियाँ हैं वो लगातार पिघल रही हैं। अब से 16,000 वर्ष पूर्व हिम ने पिघलना शुरू किया, तापमान ऊंचे और वर्षा पर्याप्त होने लगी। आज जहाँ टुंड्रा प्रदेश हैं वहाँ उस समय पर वन उगे हुए थे। यूरोप अनेक बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इन्हीं शुष्क दशाओं के कारण 10वीं और 11वीं शताब्दी में वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व जो खोजें हैं वो हमें बताती हैं कि ईसा से लगभग 8,000 साल पहले राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र और शीतल थी। ईसा से 3,000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ खूब वर्षा होती थी। उसके बाद से यहाँ शुष्क दशाएं गहन होती गई। अर्थात पहले हमारे राजस्थान में भी वनस्पति थी वो बहुत ज़्यादा थी और वर्षा भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। सन 1450 से 1850 के बीच की अवधि को लघु हिमयुग कहा जाता है। इस युग में आल्प्स पर्वतों पर हिमनदियों का विस्तार हुआ था। नंबर 5, औद्योगिक क्रांति सन 1780 के बाद मानव की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण से वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगा और उसके बाद कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। फिर है अभिनव पूर्व काल। जलवायु परिवर्तन आज भी हो रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में कुछ चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं। नंबर 1, इसी दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान व विश्व की भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया है। क्योंकि जो पूरी शताब्दी थी उसमें सबसे ज़्यादा तापमान 90 के दशक में नोट किया गया है। 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वृत्त मैदानों, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के जो मैदान हैं उनके दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा था। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा जलवायु परिवर्तन का ही सूचक था। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, लेकिन 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर लगातार घटी है। भूवैज्ञानिक अतीत काल में हुए जलवायु परिवर्तनों के प्रमाण कि हमें कैसे पता चला कि हमारे जो भूवैज्ञानिक अतीत काल था उसमें हमारी जलवायु में परिवर्तन हुए। तो कैसे पता चलता है? सबसे पहला है हमारा अवसादी चट्टानों में प्राणियों और वनस्पति के जीवाश्म। जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं उनमें से हमें प्राणियों और वनस्पति के जीवाश्म मिले हैं। नंबर 2, गहरे महासागरों की अवसादों से प्राप्त प्राणियों और वनस्पतियों के जीवाश्म, यानी कि जो हमारे महासागरों में जो अवसाद जमा हुआ है उनसे जो प्राणियों और वनस्पतियों के हमें जीवाश्म मिले हैं उनसे भी पता चलता है। वृक्षों के वल्य। तीसरा है झीलों के अवसाद, यानी कि झीलों में जो अवसाद जमा हुआ था उसके कारण। तीसरा है नेक्स्ट चट्टानों की प्रकृति।
फिर है हमारा हिम नदियों के आकार में परिवर्तन, यानी कि पहले जो हमारी हिम नदियाँ थी वो जब बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन वर्तमान में वो हिम नदियों का जो आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। समुद्रों तथा झीलों के जल स्तर में परिवर्तन, यानी समुद्रों और झीलों का जो जल स्तर था वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारी हिम नदियाँ हैं वो लगातार पिघल रही हैं। भू आकारों के प्रमाण, ऐतिहासिक काल एवं अभिनव पूर्व काल में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। नंबर 1, अभिलेखों में जलवायु परिवर्तन के उल्लेख। नंबर 2, पुराने पुस्तकालय में मौसम संबंधी जानकारी, यानी कि जो हमारे पुराने पुस्तकालय हैं उनमें हमें मौसम से संबंधित जो जानकारियाँ मिलती हैं उनके आधार पर भी हमें पता चला है। नंबर 3 है फसलों के बोने और काटने के मौसम। नंबर 4, सूखे और बाढ़ से जुड़ी लोक कथाएँ एवं वैज्ञानिक आंकड़े, यानी कि जो वैज्ञानिक आंकड़े हमें सूखे और बाढ़ से रिलेटेड जो मिले हैं उनके आधार पर। नंबर 5, बंदरगाहों में जल का जम जाना। नंबर 6, सूखी झीलें, नदियाँ और नहरें। नंबर 7, पुरानी बस्तियों के खंडर। नंबर 8, लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवास, यानी कि लोगों जो जलवायु परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर गए। नंबर 9 है लुप्त वन और अतीत में वनस्पति का वितरण, यानी कि जो वन हमारे बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं और अतीत में जो हमें किसी भी चीज़ से, किसी भी पुस्तक से या किसी वैज्ञानिक प्रमाण से हमें वनों की जानकारी मिलती है वो। थैंक यू।